हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पूरा बांग्लादेश का हिस्ट्री था, क्यों बांग्लादेश इतना ज्यादा हमेशा ऊपर नीचे रहता है, एंड क्या कंट्रोवर्सीज है अबाउट शेख हसीना एंड जो खालिदा जिया जिनका भी रिसेंटली डेथ हुआ। ठीक है, एंड ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो तारिक रहमान जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने, क्या इनका पॉसिबल स्टैंड रह सकता है टुवर्ड्स इंडिया, ये भी समझेंगे। ठीक है, एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट 2027 पर्सपेक्टिव, बिकॉज बांग्लादेश अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलाई है इंडिया का। एंड चाहे कोई कितना ही बोल ले, बट बांग्लादेश का पीसफुल रहना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन पूरा बांग्लादेश का हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, अब अभी ये सब कुछ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले द ईयर वॉज, भाई क्लिक हो जाओ, 1969। ठीक है, इस टाइम में पाकिस्तान में एक जनरल का रूल चल रहा था जिसका नाम था अयूब खान। ठीक है, अब इस जो डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पीपल वेर लाइक, भाई ये इंसान है, ये अपना मर्जी का कुछ करता है। ठीक है, ना ये पॉलिटिकल डिसेंट अलाउ करता है, ना ये कुछ और चीज अलाउ करता है, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो अपने एकदम चरम पे पहुंच चुका है। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो फूड प्राइसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एवरीबडी इज लाइक दे वर फ्रस्ट्रेटेड, दे वर लाइक, जो एक बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है वो फॉर्म हो चुकी थी गवर्नमेंट के खिलाफ, बिकॉज ये पिछले 10 साल से सेम इंसान रूल कर रहा था। ठीक है, एंड वो भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंसान नहीं था, ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। अब जो अयूब खान ने देखा कि भाई फालतू में जनता मार वार देगी, इससे अच्छा चुपचाप रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, 10 साल का तो अपना ऑलरेडी रूल चल चुका है। अब जैसे ही अयूब खान जी ने रिजाइन करा, जी क्या ही बोल रहा हूं मैं, अयूब खान ने रिजाइन करा, 1960 में पाकिस्तान में होते हैं जनरल इलेक्शन। अब दिस इज नॉट द सेम पाकिस्तान दैट यू सी राइट नाउ। पहले आपको इतना तो कॉमन सेंस पता ही होगा कि 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ तब दो पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब होता यह था कि जो ईस्ट पाकिस्तान थी इसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी एंड वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम थी। लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान था वो कंपेरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड था, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेजर सिटीज लाइक जो लाहौर है, जो पाकिस्तान का हैदराबाद वगैरह, वो सब इधर ही था। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक दो मेजर सिटीज थी लाइक ढाका वगैरह। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन यहां ज्यादा थी, जैसे ही 1960 का इलेक्शन होता है, शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, वो ये इलेक्शन जीत जाते। अब जो वेस्ट पाकिस्तान के जुफीर अली भुट्टो थे, इनको एंड जितने भी अदर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, इनको ये इतना ज्यादा स्टीरियोटिपिकल थे अबाउट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बारे में कि ये बोल रहे थे कि भाई कोई ईस्ट पाकिस्तान का इंसान हमारे ऊपर कैसे रूल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो, ईस्ट पाकिस्तान में जनरली बंगाली लोग रहते थे एंड वेस्ट पाकिस्तान में जनरली मुस्लिम लोग रहते थे। ठीक है, मुस्लिम में भी देर आर बंगाली मुस्लिम्स एंड देर आर जो नॉर्मल मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे। इनका ये बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप था अबाउट बंगाली मुस्लिम एंड दे कंसिडर्ड देम एज समवन लोअर कास्ट, और बहुत ज्यादा बेसिकली स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हुए थे वो। ठीक है, इसलिए ही इनका ये जो मतलब बोलते हैं ना, ईगो हर्ट हो गया था कि कैसे एक शेख मुजीबुर रहमान नाम का इंसान जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है, वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि मतलब पूरा ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर रूल कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कुछ लीडर्स लाइक जुफैर अली भुट्टो, इन लोगों ने मतलब ये इलेक्शन को ही बोला कि ये गलत इलेक्शन है। अब ये देखते हुए ईस्ट पाकिस्तान वो लाइक, भाई क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, पहले आपने इलेक्शन करा, फिर हम जीत गए, तो आप बोल रहे हो कि लाइक इलेक्शन ही खराब है, ये तो गलत बात है, मतलब इट्स लाइक अनफेयर। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे जिन्होंने जीता था, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, वो बोले कि अपन अपना इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। अब जैसे ही ये उन्होंने बोला, ऑलरेडी वेस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स था, बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे ही इन्होंने बोला, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को एक बहाना मिल गया कि वो ईस्ट पाकिस्तान में आए और वो लाइक बेसिकली पूरा बोलते हैं ना, बल से उसका कंट्रोल ले ले। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करता है कौन? वेस्ट पाकिस्तान, अपने ही अगेंस्ट। आपने सुना है कि कोई कंट्री खुद के कंट्री के अंदर ही एक ऑपरेशन लॉन्च कर रही। ठीक है, दिस वाज पाकिस्तान। ठीक है, ये थोड़ा सा सनके हुए लोग हैं लोग,
ज्यादा आप इनसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट ना करें। अब वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करती है ईस्ट पाकिस्तान में। क्या होगा इस ऑपरेशन सर्च लाइट में? इस ऑपरेशन सर्च लाइट में कुछ नहीं होगा। यहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने ही देश जाएगी ऐसे समुद्र के थ्रू तैर के, ठीक है, एंड वो ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो कि शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं उसको चुन चुन के मारेगी, ठीक है। अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सेंचुरी, जब किसी भी आर्मी को आप इतना ज्यादा पावर दे देते हो कि वो सरकार के ऊपर हो जाती है या फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, तब वो आर्मी सिर्फ आर्मी का काम करने के बजाय बहुत सारे अदर चीजें जो कि एक प्रैक्टिकली आर्मी को नहीं करनी चाहिए वो भी करना स्टार्ट कर देती है। एंड दिस इज द सेम केस विद इजराइल का जो आईडीएफ है। जैसे ही पाकिस्तान ने ये जब आर्मी यहां ईस्ट पाकिस्तान पहुंची, इन लोगों ने मारा, ठीक है, ब्लेटेंटली मारा शेख मुजीबुर रहमान के लोगों को। बहुत सारे लोग, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स वर रेप्ड एंड लाइक एक्सट्रीम लेवल का एट्रोसिटीज जो आप इमेजिन कर सकते हो वो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में किया। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट तो गाइस, अब ऑब्वियसली किसी कंट्री में अगर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो वो कहां जाएंगे? वो भागेंगे लोग। वहां से लोग भाग भाग के आने लगे इंडिया में, ठीक है। एंड जैसे ही उस टाइम जब 1971 के टाइम में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार रियलाइज कि भाई ये जो इतने सारे लोग आ रहे हैं इसको हम लोग रखेंगे कहां? बिकॉज इंडिया उस टाइम में उतना ज्यादा नहीं था वेल ऑफ, ठीक है। ये अपन 40 साल पहले 50 साल पहले की बात कर रहे हैं ऑन पेपर, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई इट इज मोर इकोनॉमिकली लॉजिकल कि अपन वॉर में घुस के ये पाकिस्तान को हटाए वहां से और उनको लिबरेट करा दे, रादर देन ये इतने सारे रेफ्यूजी को रखना, ठीक है। बिकॉज रेफ्यूजी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उतना ज्यादा खाना कहां से लाओगे उनके लिए, ठीक है। फिर अब वो अगर इन्फिल्ट्रेट कर ले रहे हैं पूरे इंडिया में तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी ने बेसिकली सॉरी हाँ मतलब इंदिरा गांधी जी ने बुलाया किसको? इंदिरा गांधी जी ने बुलाया सैम मानेकशॉ को। सैम मानेकशॉ जी ने बोला कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, वी कांट डू वॉर राइट नाउ, ठीक है। दिस वॉज द टाइम ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तब इंदिरा गांधी जी ने बोला क्यों? बिकॉज जो उस टाइम हमारी आर्मी कंडीशन वैसी नहीं थी, ठीक है। एंड जो जो पाकिस्तान है वहां पर थोड़ा सा मतलब बोलते ना लाइक कुछ कुछ एक जियोलॉजिकल जगह होता है, लेकिन बहुत मार्शी लैंड है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बारिश के टाइम में एंटर करते तो इट विल लाइक गिव अ लॉट ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू दी वेस्ट पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस जगह में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। प्लस इंडिया के जो आर्म फोर्सेस थे उनके पास अभी उस लेवल का इंटेलिजेंस भी नहीं था, ना ही उनके पास बेसिकली उतनी कैपेबिलिटीज थे कि वो अभी ईस्ट पाकिस्तान में जाके मतलब फाइट करके पाकिस्तान की आर्मी को हटा सके, ठीक है। अब दूसरा इसका रीजन ये भी था कि अगर इंडिया पहले से अटैक कर देता ईस्ट पाकिस्तान में तो इट वुड लुक लाइक ऑन इंटरनेशनल फ्रंट कि इंडिया एक किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर पे घुस रहा है, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब अभी मान लो जैसे नेपाल में हुआ पूरा प्रोटेस्ट जेनजी वाला, अगर इंडिया जाके वहां पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता तो इट वोंट हैव लाइक मेड एन इमेज टू द माइंड्स ऑफ नेपालियन की भाई ये इंडिया हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुस रहा है। दैट इज द थिंग। अब सैम मानेकशॉ जी ने बोला कि एक काम करते हैं इंदिरा गांधी जी कि अपन दिसंबर तक रुकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बट ऑब्वियस क्वेश्चन कि दिसंबर तक रुकना क्यों? दिसंबर तक क्यों रुकना है? क्योंकि दिसंबर तक हम अपन अपना इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपन हमारा जो भी क्या बोलते हैं पूरा तैयारी है चीजें हैं वो सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। एंड बोलते हैं ना शेर जब तक उसको अपना शिकार दिखता तब तक वो सोता रहता है, जिस दिन उसको शिकार दिख गया मतलब जिस समय उसको शिकार दिख गया वो इतना जोर से भागता है और उसको पूरा जब तक वो शिकार खत्म नहीं हो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। दैट इज द इंडियन आर्मी, ठीक है। अब एवरीथिंग वाज लाइक डाउन द लाइन और थोड़ा सा अंडर कवर हो गई थी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टिल द टाइम ऑफ दिसंबर। अब इस बीच में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी या फिर मतलब इंडियन आर्मी क्या कर रही थी? ये जितने भी ऐसे लोग जो कि ईस्ट बांग्लादेश की आर्मी के थे, ठीक है, जो कि पहले शेख मुजीबुर रहमान से इन्फ्लुएंस थे एंड दे वांटेड टू लिबरेट बांग्लादेश, उनको मुक्ति बाहिनीज बोला जाता है। और इन मुक्ति बाहिनीज को जो इंडिया है वो ट्रेनिंग देना चालू कर देता है ये वेस्ट बंगाल तरफ, ठीक है। एंड जैसे ही दिसंबर तक ये मुक्ति बाहिनी ट्रेन हो जाती है एंड बहुत सारी अदर चीजें भी इफेक्ट हो जाती है। इसी बीच में क्या होता है
वेस्ट पाकिस्तान ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन को हमला कर देता है। ठीक है, अब वेस्ट पाकिस्तान ने हमला क्यों किया? क्योंकि इनको इंटेलिजेंस मिला था, इन मंद बुद्धियों को इंटेलिजेंस मिला था कि पूरी आर्मी इंडिया की ईस्ट तरफ है, तो वेस्ट में कंपेरेटिवली कम लोग हैं, ठीक है, कम आर्मी पर्सनल्स है, तो दे कैन एंटर वेस्ट एंड वो राजस्थान का भी बहुत सारा एरिया और जम्मू कश्मीर वाला भी एरिया ले जा सकते हैं। बट इंडियन आर्मी है भाई वो, ठीक है, तो इन्होंने इंडियन आर्मी ने वेस्ट को भी मतलब वेस्ट में भी अंदर घुसने नहीं दिया पाकिस्तान की आर्मी को। एंड अब जो ये पहला वाला पॉइंट था कि इंदिरा गांधी अगर क्या बोलते हैं इस पाकिस्तान में डायरेक्टली हमला करती तो पूरा इंटरनेशनल कमेटी बोलता कि भाई आप किसी देश के इंटरनल मैटर पे क्यों घुस रहे हो। लेकिन अब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने ऑलरेडी अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में, तब ऑफिशियली इंडिया इज इन वॉर विद पाकिस्तान। अब इंडिया कुछ भी कर सकता था, तो इंदिरा गांधी बोली आतंकवादी सेटकली, एंड दे लिटरली एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान। अब इनको मतलब एक रीजन मिल गया ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करने का, एंड मुक्ति बाहिनी अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी दे लिटरली लिबरेटेड बांग्लादेश। ठीक है, एंड लिबरेट तो करा 93,000 सोल्जर्स। ठीक है, वो सोल्जर्स एंड लाइक जो भी ईस्ट पाकिस्तान के थे 93,000 सोल्जर्स along with their leader were literally have to surrendered because otherwise they would have been killed। ठीक है, अपना जान बचा के गन वन सब नीचे रख दिए, एंड दिस वाज द बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। दिस इज इंडिया, ठीक, एंड दैट इज पाकिस्तान। ये जो अभी इतना बोलता है ना हम कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे, अरे भाई तुम भूल गए क्या 1971 का वॉर? ठीक है, उस टाइम तो इंडिया के पास कुछ नहीं था, तब भी हरा दिए थे, अभी तो बहुत कुछ है ऐसे भी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ये पूरा मतलब डायनामिक्स था, कैसे बांग्लादेश लिबरेट हुआ, कैसे इंडिया ने हेल्प करा। अब जैसे ही बांग्लादेश लिबरेट हुआ, ठीक है, अब इसके बहुत सारे स्टोरीज हैं, लाइक पीएन गाजी वाला भी, पीएनएस गाजी वाला भी, फिर ये ऑपरेशन एक्स वगैरह, उसके उतने डेप्थ में मत जाओ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लेना, बट अभी क्लैट के हिसाब से रेलेवेंट नहीं। अब जैसे ही बांग्लादेश लिबरेट हुआ तो बट ऑब्वियसली बात है कि लाइक जो शेख मुजीबुर रहमान है, जब तक उनका रूल था, तो ही विल बी ग्रेटफुल टू इंडिया कि भाई आपने ही लिबरेट कराया, आपने ही जो पूरे वेस्ट पाकिस्तान की एट्रोसिटीज हैं उसको लाइक उससे मुक्त कराया हमको। ठीक है, तो इसको हटाते हैं अब। ठीक है, अब आपको आई होप स्टोरी समझ में आया होगा कि ईस्ट पाकिस्तान अब लिबरेट हो चुका है, अब वो बांग्लादेश बन चुका। कब? 1971 में, विद इंडिया सपोर्ट। अब शेख मुजीबुर रहमान जो कि है वो 1972 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एंड 1973 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान ही जीत जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, बट जैसे ही जनरल इलेक्शन हुआ तब वो भी जीत गए, बिकॉज उस टाइम में अगर कोई इंसान सोचो वो वेस्ट पाकिस्तान से लिबरेट करवा दिया भाई ईस्ट पाकिस्तान को, तो पॉपुलैरिटी तो अलग ही लेवल पे होगा ना। तो जो शेख मुजीबुर रहमान का अवामी लीग था वो जीत जाता है अगेन 1973 का जनरल इलेक्शन। अब 1975 में क्या होता है, बहुत ही लाइक एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट होता है। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अलॉन्ग विथ देयर कंप्लीट फैमिली, ठीक है, लोग उनके घर में घुस जाते हैं, एंड लाइक दे किल्ड द कंप्लीट फैमिली, ओनली 2 पीपल, the 2 daughters of शेख मुजीबुर रहमान, one of them was शेख हसीना and one was her sister, वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जर्मनी में रह के पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब इनका डेथ हो जाता है। अब ये जो जुबैर रहमान, ठीक है, जो कि बीएनपी दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अभी भी पावर में आई है, उसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सरप्राइजिंगली 1981 को ये जुबैर रहमान भी असैसिनेट हो जाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश में मतलब अगेन ये जो इस टाइप का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही बहुत पहले से। ठीक, अब उसके बाद फाइनली जाके 1991 में खालिदा जिया, ठीक है, विच आई गेस शी इज द वाइफ ऑफ जुबैर रहमान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकेम्स द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दिस स्लिप ऑफ टंग। अब ये जो खालिदा जिया है, ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहती हैं इंडिया के। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। बांग्लादेश में जनरली 2 पार्टी है, एक है अवामी लीग और एक है ये बीएनपी। बीएनपी का इतिहास रहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट रहता है, वो थोड़ा सा चाइना के ज्यादा पास रहता है, और ये एंटी इंडिया बातें लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो 1991 में
खालिदा जिया बन जाती है। अब खालिदा जिया अपना एक टर्म पूरा करती है 5 साल का, ठीक है, फिर जनरल इलेक्शन होता है। तब तक क्या होता है, जो शेख हसीना है, जिनके पापा को मतलब शेख मुजीबुर रहमान को जिनको असैसिनेट कर दिया गया था 1975 में, वो बांग्लादेश वापस आ जाती हैं एंड शी सेड कि अब मैं भी पॉलिटिशियन बनूंगी, मैं भी पूरा जो ये बांग्लादेश का एट्रोसिटीज है उसको हटाऊंगी एंड अपने पिताश्री टाइप का आई विल ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल, ठीक है। अब दे लाइक शेख हसीना आती है, बहुत नेक्स्ट लेवल पॉपुलैरिटी, शी वन द इलेक्शन ऑफ 1996 एंड फर्स्ट टाइम शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बन जाती है एंड फॉर लिटरली 30 years दिस वुमेन वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, मतलब ओनली प्राइम मिनिस्टर जनरली, ठीक है। 2 लोग के बीच में ये पूरा पॉलिटिकल जो प्राइम मिनिस्टर का सीट है वो ऊपर नीचे होता रहता था, शेख हसीना खालिदा जिया, फिर शेख हसीना फिर खालिदा जिया, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शेख हसीना बनती है। लास्ट के कुछ 15-20 साल के इलेक्शन तो शेख हसीना ने, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस करे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा वायलेंस का न्यूज आता था जब भी बांग्लादेश का इलेक्शन होता था, तो ठीक है। एंड शेख हसीना को ऐसा कहा जाता था कि लाइक शी यूज वेरियस माल प्रैक्टिसेस ताकि वो इलेक्शन जीत सके, ठीक है। क्या कितनी सच्चाई है इस बात को नहीं पता, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी एक पॉलिटिकल लीडर का इतने साल तक इलेक्शन में रहना या फिर इतने साल तक लगातार जीतते रहना, मुझे तो फ्री एंड फेयर नहीं लगता, ठीक है। बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी नाम का एक चीज होता है जो कि लिटरली अगर कोई इंसान 10 साल भी पावर में तब भी उसके खिलाफ आ जाता है, अनटिल अनलेस वो कुछ शाणेपंथी वाली चीजें कर रहा है, तो ठीक है। यू आर वेरी वेल एजुकेटेड कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि आप लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते रहते अपने पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो शेख हसीना ऑब्वियसली करती ही होंगी इसको। अब ये जो खालिदा जिया का भी रिसेंटली डेथ भी हुआ है, ठीक है, जिसको कंडोलेंसेस मोदी जी ने प्रोवाइड भी करा था, ठीक है। अब ऐसा कोई मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता क्यों कंडोलेंसेस प्रोवाइड करा, बिकॉज शी वॉज लिटरली ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। इनका कोई प्रो इंडिया स्टैंड नहीं आता था कभी भी, जितने भी ढंग के डील्स हुए हैं अबाउट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो हमेशा शेख हसीना नहीं करा, ठीक है। शेख हसीना के अंदर लाख बुराई थी बट एक अच्छाई थी कि वो इंडिया के फेवर में रहती थी, ठीक है। एंड अपन इंडिया के लोग हैं तो अपन को इंडिया के फेवर में रहने वाले ही लोग अच्छे लगते, ठीक है। आई डोंट केयर वेदर शी डू एनी लाइक इलीगल स्टफ अगर वो इंडिया के लाइक अपने बांग्लादेश के इलेक्शन के अंदर, बट अगर वो इंडिया के फेवर में है तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। ये कुछ लोग तो मतलब प्रो चाइना वाली बातें करते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अब जैसे ही 1971 का लिबरेशन वॉर होता है, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। सबसे पहले 1972 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ईयर याद रखना ना, 1972 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होता है। अब 1974 में होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या था, बेसिकली एक पूरा फिक्स कर लिया गया था एरिया को, ठीक है। अब मतलब मान लो फिक्स कर लिया था एरिया को, मतलब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है, एंड दिस इज बांग्लादेश। अब ये इंडिया के अंदर कुछ कुछ जमीनें बांग्लादेश की हैं एंड ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के अंदर कुछ कुछ जमीनें इंडिया की हैं। अब ये कहां से कहां तक लॉजिकली सेंस बना रहे हैं कि ये पूरा चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, बीच में बांग्लादेश का लॉ चल रहा है, ये बीच में बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश है ये, और ये पूरा चारों तरफ से बांग्लादेश में जो घिराया हुआ है, बीच में इंडिया की जमीन है। कोई लॉजिकली सेंस बना रहा है? नहीं। लॉजिकली सेंस क्या बना रहा है कि भाई एक काम करो, बांग्लादेश को बोलो कि भाई आप ये वाला जमीन है इसको आप हमें दे दो एंड ये वाला जमीन आप रख लो, ठीक है। मतलब ये जो पूरा बांग्लादेश के अंदर इंडिया था, इसको ये बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश ही रहने दो और ये इंडिया के अंदर इंडिया ही रहने दो, ठीक है। मतलब जमीनों को एक्सचेंज कर लो, ठीक है, जो कि एक दूसरे के टेरिटरी में है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट दे डिड इन 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। एंड 2015 में जाके ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाता है, बिकॉज शेख हसीना वॉज देयर इन प्राइम मिनिस्टर एंड देयर वॉज मोदी जी, ठीक है। इन ये दोनों का एक ऑफिशियल मीटिंग होता है एंड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन इन 2015। अब ठीक है, फिर तो फेजेस ऑफ गवर्नमेंट वही है कि 2001 से लेकर जब 2006 तक पीएनपी की सरकार थी, तब इट वाज लाइक वेरी 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 इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट ही स्टैंड रहता था या फिर न्यूट्रल स्टैंड रहता था जनरली। फिर जब 2009 से 2024 तक कंटिन्यूसली 20-25 साल तक शेख हसीना की सरकार चली, ठीक है, तब जब बांग्लादेश एंड इंडिया रिलेशन वेर एट देयर पीक,
ठीक है, बिकॉज शेख हसीना नोस की भाई लिबरेट ही इंडिया ने करा है, तो इनके खिलाफ जाएंगे तो क्या ही मतलब, ठीक है, आप पिताश्री के खिलाफ थोड़ा ना जा सकते हो आप, दैट इज द थिंग। अब इसको गोल्डन चैप्टर बोलते हैं, ठीक है, जो 2009 से 2024 तक जो भी शेख हसीना का पूरा रूल चला, ठीक है, कार्यकाल चला 15 साल का। इसमें 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, जितने भी इंसर्जेंट्स है जो कि बांग्लादेश से इंडिया एंटर करते थे मिलिटेंसी फैलाने के लिए, उनको भी क्रैक डाउन किया गया, ठीक है। इनफैक्ट जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इलेक्ट्रिकल फेंसिंग वाली बॉर्डर भी बनाई गई थी, ठीक है। देन 2004 से 2024 से 2026 में इंटरिम गवर्नमेंट आती है। अब जब जैसे ये थोड़ा सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ा 2024 में बांग्लादेश में, आपको भी पता ही होगा, ठीक है, एक बहुत वाइड स्केल में, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की उसको सीआईए सपोर्ट कर रहा था, जो भी था, उसको बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवॉल्ट करना चालू कर देते हैं शेख हसीना के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी था? रिजर्वेशन पॉलिसी सिंपल था कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन दे रही थी आर्मी के लोगों को, जिन्होंने मतलब आर्मी की थर्ड जनरेशन को भी, जिन्होंने क्या बोलते हैं बेसिकली वॉर में या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़ाई करी है, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन तक लॉजिकली सेंस बनाता है रिजर्वेशन देना। क्या थर्ड जनरेशन का भी लॉजिकली सेंस बनाता है रिजर्वेशन लेना? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ठीक है। बिकॉज रिजर्वेशन का कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मान लो आपके दादाजी हैं जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़ाई कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा हार्म हुआ, ठीक है, तो आपका फैमिली कंडीशन थोड़ा सा खराब हो गया, तब अगर आपके पापा को रिजर्वेशन मिला तो उनको रिजर्वेशन मिलने से आपका जो उनको बेनिफिट मिला वो आप तक भी टोन डाउन हुआ होगा, तो आपका जो कंडीशन है वो कंपैरेटिवली बेटर ही होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपके पापा कंडीशन था। तो प्रैक्टिकली एक रिजर्वेशन का बेनिफिट 3 जनरेशन को देना कहीं से कहीं तक कोई लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। दैट वाज द प्राइमरी आर्गुमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश कि आप जो इतना बड़ा पोर्शन रिजर्वेशन का दे रहे हो उसको कम करो, ठीक है। लेकिन शेख हसीना ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में या फिर मतलब नेगेटिवली बोल सकते हैं हैंडल करा, एंड दे फायर्ड एंड दे ओपन फायर्ड अगेंस्ट देयर ओन पीपल एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट दी स्टूडेंट्स। तो वो और प्रोटेस्ट बढ़ गया, एंड फिर उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप देश छोड़ के चले जाओ वरना आपके साथ क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। तो शेख हसीना ने यूएस से ही मतलब यूएस से कनाडा से मतलब इधर से असाइलम मांगने का ट्राई करा, बट कहीं से असाइलम नहीं मिला। आखिरी में इंडिया ने असाइलम दे दिया, जो कि देना भी चाहिए था ऑब्वियसली बिकॉज शेख हसीना वाज वेरी प्रो इंडिया, तो उनको असाइलम दिया। अब जैसे ही स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ फिर आते हैं मोहम्मद यूनुस। अब ये आदमी मतलब है तो प्रैक्टिकली ये नोबल लॉरेट, बट ये कुछ भी बात करता रहता है, ठीक है। ये अगर आप इसका बात सुनोगे तो ये मतलब लिटरली थोड़ा सा अजीब आदमी है, ठीक है। ये बोलता है जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, ही लिटरली से कि भाई पाकिस्तान आप आओ इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, इधर बाकी पूरा क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया हम लोग ले लेंगे। अबे भाई तू खुद का देश नहीं चला पा रहा तो क्या नॉर्थ इंडिया लेगा, ठीक है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा लॉजिकल, मतलब इन लोग मतलब लिटरली जब आदमी के पास पावर आता है ना तो इंसान गांजा वांजा फूक के बात कर रहा टाइप का समझ होने लग जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। अब जैसे ही मोहम्मद यूनुस आए, ठीक है, ये थोड़ा प्रो चाइना वाले अगेंस्ट मतलब हो गए थे, ठीक है। अब इसके चक्कर में हुआ ये कि इन्होंने बोला कि ठीक है अपन इलेक्शन कराएंगे बिकॉज ऑब्वियसली ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो फिर इलेक्शन हुए, एंड इलेक्शन होने के बाद फाइनली जाके 2026 में मतलब 12 तारीख 2026 को इलेक्शन होते हैं, एंड जो बीएनपी है जो कि अगेन खालिदा जिया वाले ही पार्टी है, एंड ये खालिदा जिया के ही बेटे हैं, ठीक है, तारिक रहमान, वो पावर में आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है विद 212 सीट, ठीक है, जो कि 2/3 से भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली इनका एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला सरकार है, ठीक है। अब ये तो वही है जो नेक्स्ट बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर शेख हसीना, ठीक है। अब थोड़ा सा बीएनपी के पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये फाउंड हुई थी 1978 को, जो जनरल जियाउर रहमान है, ठीक है। अब ये जनरली ये भी जनरल जियाउर रहमान ये भी लाइक बांग्लादेश के ऊपर लाइक ऊपर मिलिट्री कूप करना चाह रहे थे, ठीक है। तभी इन्होंने ये पार्टी बनाई थी जनरल जियाउर रहमान, ठीक है। एंड ये इनके ही बेटे हैं तारिक रहमान, ठीक है। अभी जो ये इनकी ही वाइफ थी खालिदा जिया, ठीक है। तो ये भी एक पूरा पार्टी सिस्टम चल रहा है, मतलब नेपोटिज्म ही चल रहा है मान लो, ठीक है। और ये जो तारिक रहमान है ये भी कोई दूध के धूले नहीं है, इन्होंने अभी बहुत ज्यादा प्रो मतलब बोल सकते हैं ना बांग्लादेश को तरक्की करवा देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे कर रहे थे, बट इनके ऊपर ही बहुत सारे करप्शन के चार्जेस है, एंड ये भी अराउंड 10 साल से एग्जाइल में रह रहे थे ताकि क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट इसको इनको पकड़ के जेल में ना डाल दे,
ठीक है। एक तो मतलब गवर्नमेंट नहीं चला रहे लोग, मजाक चला रहे हैं टाइप का तो हरकतें करते हैं, कोई एजुकेटेड टाइप का बात नहीं करता। ठीक है, एवरीबडी इज लाइक ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पर मिलिट्री कुप कर देंगे, इसको अंदर करवा देंगे। मतलब लिटरली लोग पावर में रहने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये आपको ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है वहां भी दिख गया, ईस्ट पाकिस्तान में भी दिख जाता 1971 के पहले, और वेस्ट पाकिस्तान में भी पहले भी दिखता था, और तो अभी जो नॉर्मल पाकिस्तान बचा उसमें भी दिखता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब हाँ, ये 17 ईयर्स तक लंदन में एग्जाइल में रहे थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है अगर कभी क्वेश्चन आया तो, ये कहाँ एग्जाइल में थे? ये लंदन में एग्जाइल में थे। ठीक है, और जैसे ही जो शेख हसीना का एग्जिट हुआ तो ये वापस आ गए 2026 में बांग्लादेश में, क्योंकि भाई अब तो कोई अच्छा पॉलिटिकल राइवल बचा ही नहीं है। तो पॉलिटिकल राइवल बचा नहीं है तो सरकार किसकी बन सकती है? हमारी सरकार बन सकती है, तो हम आ जाते हैं पावर में। ठीक है, पावर में तो क्या ही मतलब, आ ही गए पावर में अल्टीमेटली। ठीक है, अब इस बार का जो इलेक्शन था ये थोड़ा सा मतलब डिफाइनिंग इलेक्शन था बांग्लादेश के पॉलिटी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस बार जो एकदम स्ट्रॉन्गर इस्लामिक जो आइडेंटिटी था, ठीक है, अब देखो ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, जो अवामी लीग था, ये थोड़ा सा सेकुलर टाइप का बातें करता था। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया ने ही इंडिपेंडेंस दिलाया है, एंड इंडिया का थोड़ा सा मतलब इन्फ्लुएंस तो नहीं कह सकते, बट इंडिया के साथ अच्छी दुश्मनी थी, तो वो कभी भी एकदम एंटी हिंदू या फिर इस टाइप की चीजें नहीं करा करते थे। लेकिन जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ये एकदम एंटी हिंदू या फिर एंटी लाइक माइनॉरिटीज चलते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में इन्होंने थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस में लिया है माइनॉरिटीज को भी, और जो एकदम स्ट्रॉन्ग इस्लामिक इनका प्रपोजिशन रहता है कि हम लोग सिर्फ इस्लाम के लिए ही रूल करेंगे, वो वाला थोड़ा सा हटा भी है। ठीक है, तो दैट इज लाइक गुड थिंग, बिकॉज जो एकदम रेडिकलिज्म है उसको वो चेंज हुआ है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये जो मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया है, ठीक है, जब इनकी मतलब जब ये तारिक रहमान की मम्मी भी थी प्राइम मिनिस्टर, तब भी इनका जो हिस्टोरिकली टाई अच्छा ही रहता है पाकिस्तान से। ठीक है, एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज ये भी हैं कि पाकिस्तान ने ये पार्टी को ही इसलिए बनाया था ताकि वो थोड़ा सा ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन चुका था उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। ठीक है, अभी कहाँ तक कितना सच्चाई है इसका कोई समझ नहीं आता, बट फिर भी अगर ऑब्वियसली अगर ये बीएनपी चाइना के क्लोज है, ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान के क्लोज है, और चाइना अगर पाकिस्तान के क्लोज है तो ऑटोमेटिकली जो बीएनपी है बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के क्लोज चल जाती। तो ये बीएनपी का पावर में रहना इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है यार, अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखना कि लाइक 1978 में बना था, फाउंडर्स का जनरल जियाउर रहमान थे, और ये लंदन में मतलब जो ये तारिक रहमान है ये लंदन में एग्जाइल में थे 17 साल के लिए। ठीक है, और इन्होंने 212 सीट लिए विच इज मोर देन 2/3। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन, ये सब तो हो गया है। यप, क्या क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के। सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश, जो इंडिया है बेसिकली वो बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बिकॉज बांग्लादेश के बहुत सारे टेक्सटाइल मटेरियल इंडिया के थ्रू होके वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, एंड बांग्लादेश इज वन ऑफ द मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे अब बांग्लादेश इज इंडिया लार्जेस्ट एशिया पार्टनर। ठीक है, मतलब बांग्लादेश, इंडिया जो कि है वो बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे एशिया में। ठीक है, अब कितना ट्रेड होता है? 14 बिलियन अराउंड का ट्रेड होता है, जो कि 2024 में देखने को मिला। क्या ये ट्रेड का नंबर याद करने की जरूरत है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कोई ट्रेड का नंबर याद करने की जरूरत नहीं। क्या क्या ट्रेड होता है? पेट्रोलियम, फ्यूल, कॉटन। ठीक है, और इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है? गारमेंट, टेक्सटाइल, फुटवेयर। ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश में जो ये गारमेंट, टेक्सटाइल, फुटवेयर है ये बहुत अच्छे लेवल पे लाइक प्रोड्यूस होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन बांग्लादेश के अंदर होता है, एंड ये जूट से ही जितने भी मतलब जूट के प्रोडक्ट और कॉटन के प्रोडक्ट, बिकॉज बांग्लादेश में जैसे मैं पहले ही बताया था कि बांग्लादेश इज अ मार्शी लैंड। मार्शी लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो कि मतलब जो कि थोड़ा सा फॉरेस्ट भी है और जिसमें फॉरेस्ट में पानी भी है, तो ये सब जमीनों में जूट, कॉटन और ये सब टाइप के जो पूरा प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसलिए दिस मेक्स बांग्लादेश अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल एंड फुटवेयर। ठीक है, एंड जो बांग्लादेश में फीमेल का पार्टिसिपेशन है इन द वर्कफोर्स इज प्रैक्टिकली मोर देन इंडिया। ठीक है, बिकॉज जितने भी मेजोरिटी इस टाइप के फैक्ट्रीज हैं उसमें फीमेल्स भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये जेंडर इनइक्वालिटी है बांग्लादेश में वो कंपैरेटिवली कम है। बट क्या पर कैपिटा इनकम ज्यादा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बांग्लादेश अभी भी गरीबी है इंडिया से, ठीक है, और कभी अमीर हो भी नहीं सकता उतना ज्यादा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब क्या क्या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं? ठीक है, अब देखो बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है,
ठीक है, जो कि छोटा सा, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, जो कि इंडिया को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर बांग्लादेश ही इंडिया के अगेंस्ट है, तो अगर इन केस कभी चाइना ब्लॉक कर देता है हमारा रास्ता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ वॉर वगैरह हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड उस केस में हम लोग हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट भी लूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास दूसरा कहीं भी जाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश का इंडिया में फेवर में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसलिए ही एक अकोरा अगरतला रेल लिंक भी बनाया गया है, एक चिट्टगोंग मोंगला पोर्ट, जो कि इंडिया के मतलब बेसिकली होता ही है कि मैं आपको कैसे दिखाऊं अभी, जैसे मान लो ये, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, एंड ये बेसिकली ये बांग्लादेश है। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही एरिया है जो कि इंडिया के पास है इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने के लिए। अब अगर मान लो इधर से चाइना आ जाता है, ये एरिया को ब्लॉक कर देता है, तो प्रैक्टिकली नॉर्थ ईस्ट तो गया। लेकिन अगर जो बांग्लादेश है वो हमारा दोस्त है, तो हम लोग इस इधर से कोई एरिया बना सकते हैं। ठीक है, या फिर बांग्लादेश को बोल सकते हैं कि भाई काम करो, आप थोड़ा सा इधर का एरिया ले लो और हमें ये जो 22 किलोमीटर वाला एरिया ना, इसको थोड़ा सा 30 किलोमीटर कर दो। तो ये सब भी करा जा सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश का इंडिया के फेवर में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी। ठीक है, अब क्या क्या मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के, वो समझते हैं। सबसे पहले ये अकूरा अगरतला रेल लिंक। ठीक है, चिटगोंग एक बांग्लादेश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, जो कि लाइक जितने भी मेजर कार्गो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से, वो चिटगोंग पोर्ट से ही होता है। ठीक है, और तो बाकी ये पेट्रा बेनापोल रेल लिंक। ठीक है, ये सब तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो आप एक बार। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑफ इनलैंड बॉर्डर ट्रांजिट ट्रेड। ठीक है, अब इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ चीजें जो कि बांग्लादेश में बनती हैं, वो बांग्लादेश ऐसा कर सकता है कि वो पहले इंडिया में लाए, फिर इंडिया में लाने के बाद वो इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है वो बहुत कम है। ठीक है, एंड बांग्लादेश के पास कुछ ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स भी नहीं है। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब ये मैत्री सेतु बना हुआ है। मैत्री बेसिकली इट मींस फ्रेंडशिप। ठीक है, एंड ये सेतु बना हुआ है जो कि ब्रिज करता है ओवर फेनी रिवर को, जो कि सोमबरा त्रिपुरा से लेकर रामगढ़ बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, मतलब बांग्लादेश और त्रिपुरा को कनेक्ट करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अभी मैं आपको यही चीज बताया। ठीक है, मान लो अगर इन केस इंडिया को एक्सेस करना है, ये मतलब अपने ये जो 22 किलोमीटर वाला जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको एक्सपैंड करना है, तो इंडिया यहां से जाएगा, ये बांग्लादेश का रामगढ़ है। ठीक है, और यहां से त्रिपुरा के थ्रू अगर रेल लिंक है, तो वी कैन एक्सेस और रीच आर नॉर्थ ईस्ट वाया दिस रूट ऑल्सो। ठीक है, दैट इज वाई जो ये मैत्री सेतु है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेश का इलेक्ट्रिसिटी नीड इंडिया पूरा करता है। ठीक है, और इनफैक्ट जो ऑयल एंड नेचुरल गैस नीड है वो भी इंडिया से ही जाता है वो उधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट वन, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भी बना था। ठीक है, तो वो भी इंडिया के असिस्टेंस से ही बना था। और बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी है जो कि डीजल सप्लाई के लिए। ठीक है, तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से इंडिया मतलब जो बांग्लादेश है इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया। ठीक है, तो इन लोग कुछ भी बोल लें कि चाइना ये है वो है, आखिरी में सपोर्ट इंडिया का ही लगेगा इनको। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस चीज को हम लोग हल्के में इसलिए ले सकते हैं बिकॉज चाइना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। ठीक है, अगर चाइना इन केस ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफर कर देता है बांग्लादेश को, तब इट इन दैट केस इट विल बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड फॉर इंडिया टू काउंटर चाइना। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग। अब ये तो इंडिया स्ट्रेटेजिक कंसर्न वही है कि बांग्लादेश इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी का वन ऑफ द की मेंबर्स है। ठीक है, और इन स्टेप देखो क्या होता है ना, अगर आपके पड़ोसी में रोज लड़ाई हो रही है, तब ऐसा तो नहीं है कि एकदम आप शांति से मेडिटेशन करते बैठे रहोगे, कहीं ना कहीं वो लड़ाई का आंच आपको आएगा ही। ठीक है, अगर आपका पड़ोसी का घर जल रहा है तो वो जैसी तेज हवा चलेगी वो आपके घर में भी उसका आग आएगा और आपका भी घर जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके नेबरहुड में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है तो कोई भी कंट्री बहुत शांति से नहीं रह सकती। ठीक है, दैट इज द रियलिटी। अरब स्प्रिंग हुआ। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, ठीक है, जो पूरा इधर सीरिया ये इधर उधर के कंट्रीज हैं, ये सब एक दूसरे को देख के रंग बदलना चालू हुए। ठीक है, एक कंट्री में रिवॉल्ट हुआ तो दूसरे कंट्री में भी उसका बाय प्रोडक्ट हुआ। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो इसलिए नेबरहुड का पीसफुल होना एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो ये पूरा रेबल ग्रुप है, ठीक है,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव कि ये जो कोई अच्छा आदमी है बांग्लादेश में, ठीक है, जो कि थोड़ा लॉजिकली हो, ठीक है, भले नोबल लॉरेट ना हो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस हो, ठीक है, ताकि वो जो पूरा ये इतना रेडिकलिज्म है उसको थोड़ा सा कम कर सके। बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान ग्रो नहीं करते, उसका द बिगेस्ट प्रॉब्लम है वहां का रेडिकलिज्म, ठीक है। लोगों को आप धर्म के नाम में कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खास कुछ बात कर नहीं रहा, कोई फालतू की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हमें कश्मीर चाहिए, अरे भाई तुम अपना देश चला ले यार, तू देश नहीं चला पा रहा, तू कश्मीर क्या लेके चलाएगा? दैट इज अ थिंग, राइट। तो इसलिए ये जो पूरा रेबल ग्रुप जैसे ही कम होगा, इट इज बेनिफिशियल, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मंद बुद्धि लोगों के अंदर बुद्धि आएगी एंड दे विल वर्क फॉर देयर कंट्री एंड दे विल नॉट क्रिएट दिस chaos among others, ठीक है, दैट इज द थिंग, ठीक है। अब ये जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में लॉन्च हुआ, उसमें भी बांग्लादेश एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, और एशियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, उसमें भी बांग्लादेश एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। अब चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, चाइना तो बेसिकली पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर चुका है, ठीक है, श्रीलंका में भी वो अपने चीजें रख रहा है, पाकिस्तान को तो वैसे भी खत्म ही कर चुका है, बांग्लादेश में भी अब उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है, क्योंकि अब ऑब्वियसली बीएनपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पूरे चारों तरफ से इंडिया को घेर, मतलब चाइना पूरे चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ बैड थिंग फॉर इंडिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स, ये ठीक है, ये तो अलग ही है भाई, ये ट्रम्प चाचा ये अलग ही इंसान है, इनसे कुछ कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करना ये भी खराब चीज है, ठीक है। ये बांग्लादेश को चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है, और ये इंडिया के अगेंस्ट बात करता है, ठीक है। मतलब तुम इंडिया के अगेंस्ट भड़का रहे हो और तुम चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाह रहे हो, मतलब कौन सी लॉजिकल सेंस है भाई ये? तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स वहां से आके इनको रोज सामान देके जाएगा? कुछ नहीं, मतलब कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं बनाता। अब क्या इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश वो देखते हैं। सबसे पहले तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं अपन इंडिया में, ठीक है, और जिसको जम्मू भी बोला जाता है, वो बांग्लादेश में उसका नाम है तीस्ता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड तीस्ता, ठीक है। कितना लेंथ है इसका? 414 किलोमीटर, ठीक है। ओरिजिन तो खास इंपॉर्टेंट कभी रहता नहीं है, बाकी बस, ठीक है। और ये तीसरा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट भी है इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है, बिकॉज कोई भी अगर जमीन है ना जो कि ऊपर जिसके पास ज्यादा राइट है और वो रिवर नीचे बह रही है, तो वो हमेशा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रहता है। ये दो स्टेट्स के बीच में भी हो जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा, तो फिर ये तो दो अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरा बांग्लादेश वाला टॉपिक। इसमें फैक्ट्स आएंगे तो वो लिमिटेड ही आएंगे, ठीक है। द फैक्ट्स कुड बी आस्क्ड अबाउट पाकिस्तान का हिस्ट्री, जो कि मैं आपको ये बताया पूरा, ठीक है। इसमें देखो एकदम कोर फैक्ट्स तो एकदम लाइक आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस नहीं, ठीक है। कुछ कुछ ओवरऑल फैक्ट्स याद रख लेना कि जैसे जो लाइक कौन मेन उस टाइम में लीडर था इंडिया का जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, तो दैट वाज इंदिरा गांधी, ठीक है। पाकिस्तान में से कौन एक मेन व्यक्ति था जो कि इस मतलब ईस्ट पाकिस्तान में कोई लीडर बनेगा उसके आइडिया को अपोज करा, दैट वाज जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो कुछ ज्यादा रेलिवेंट मतलब एकदम अलग सा कुछ दूसरे जन्म का फैक्ट्स नहीं आ सकता इस टॉपिक से, ठीक है। आएगा तो लॉजिकल चीजें ही आएंगी। जो अभी 2024 का भी जो मैं आपको प्रोडक्ट बताया वो भी मैं आपको मेजरली कवर करवा दूं, सब चीजें कवर है, ठीक है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ऑब्वियसली जो मैं अभी फ्लो में फैक्ट्स बोला वो कहीं पर लिख के याद कर लेना, बाकी तो यू आर डन एंड डस्टेड फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आएगा और आपको कैसा लगा ये टॉपिक, because this was very interesting topic to explain and to teach. So I guess this was it for today's video. Thank you everybody. This is Dipanshu Patel, founder of Clap Matter, signing out.